आज की क्लास में देखिए व्यवसाय प्रबंध या प्रबंध के क्षेत्र। ठीक है, तो प्रबंध के क्षेत्र के अंतर्गत किन किन विषयों का समावेश किया जाता है उसकी चर्चा हम आज करेंगे। तो देखिएगा, प्रबंध की प्रकृति, प्रबंध की विषय सामग्री या जिसको हम कार्य भी आप कह सकते हैं, और इसके अलावा प्रबंध की सीमाएं का अध्ययन हम प्रबंध के क्षेत्र के अंतर्गत हम करते हैं। ठीक है, कौन कौन से विषय हैं? प्रबंध की प्रकृति, प्रबंध की विषय सामग्री, प्रबंध की सीमाएं। इससे पहले पहले की वीडियो में हमने प्रबंध पे चर्चा की, प्रबंध के लक्षण एवं विशेषताओं पे चर्चा की। ठीक है, तो प्रबंध के लक्षण एवं विशेषताएं या प्रबंध की प्रकृति एक ही चीज़ है जिसकी चर्चा हम इससे पहले कर चुके हैं। ठीक है, तो आज फिर से संक्षेप में एक बार प्रबंध की प्रकृति पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिएगा, प्रबंध एक प्रक्रिया, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्रक्रिया कई चरणों में पूर्ण होती है। ठीक है, प्रक्रिया कई चरणों से मिलकर बनी होती है, या कोई कार्य जब एक से अधिक चरणों में पूर्ण होता है, ठीक है, तो उसको हम प्रक्रिया कहेंगे। जैसे प्रबंध का कार्य कई चरणों में पूर्ण होता है और यह चरण तब तक चलते रहते हैं जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। जैसे कि अब देखिए, प्रबंध के अंतर्गत हम नियोजन का कार्य करते हैं, नियोजन का कार्य समाप्त होने के बाद संगठन का कार्य प्रारंभ होता है। ठीक है, संगठन के बाद संगठन के कार्मिकों को उद्देश्य के प्रति निर्देशित करना, ठीक है, उन्हें संगठन के कार्मिकों को जो कई विभागों से जुड़े होते हैं, कई विभागों के होते हैं, साथ साथ प्रबंधक, कई उच्च स्तर के प्रबंधकों का, मध्यम स्तर के प्रबंधक और निम्न स्तर के प्रबंधक, इसके साथ साथ निम्न स्तर के प्रबंधक में आपके पर्यवेक्षक आ जाएंगे, कार्यालय कर्मचारी आ जाएंगे। ठीक है, इन सबके प्रयासों को समन्वित करना, ठीक है, साथ साथ उनको अभिप्रेरित करना, नियंत्रित करना। ठीक है, तो यह जो प्रबंध की प्रक्रिया है या कार्य चरण है, यह तब तक चलती रहेगी जब तक कि निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति नहीं हो जाती। ठीक है, तो कार्य अगर एक चरण से अधिक में पूरा हो रहा है और वो चरण तब तक चल रहा है जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती, तो ऐसे कार्य को हम प्रबंध कहते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, सार्वभौमिक प्रक्रिया। सार्वभौमिक प्रक्रिया का मतलब जो प्रबंध के सिद्धांत है, जैसे नियोजन है, संगठन है, निर्देशन है, समन्वय है, प्रेरण है, नियंत्रण है। ठीक है, यह केवल व्यावसायिक संस्थाओं में ही नहीं बल्कि इसके साथ साथ राजनैतिक, आर्थिक, ठीक है, खेल जगत, मनोरंजन जगत, इसके अलावा बैंक है, ऑफिस है, कॉलेज है, ठीक है, और अन्य संस्थाओं में भी समान रूप से लागू होते हैं। ठीक है, हम कह सकते हैं प्रबंध क्या है? सार्वभौमिक है। ठीक है, प्रबंध के सिद्धांत सार्वभौमिक है, सभी क्षेत्रों में यह लागू होते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, सामूहिक क्रिया। प्रबंध के अंतर्गत हम एक व्यक्ति की क्रिया को नहीं बल्कि व्यक्ति समूह की क्रिया को हम क्या करते हैं? नियोजित करते हैं, संगठित करते हैं, निर्देशित करते हैं, नियंत्रित करते हैं, प्रेरित करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रबंध सामूहिक क्रिया है, या प्रबंध के अंतर्गत प्रबंधक या जो संगठन है, संगठन आपका कई विभागों से मिलकर बना होता है। उसमें आपका वित्त विभाग है, विपणन विभाग है, ठीक है, वितरण विभाग है, तो इन विज्ञापन विभाग है, इन सभी के क्रियाओं को समन्वित करना प्रबंध का कार्य है। तो हम कह सकते हैं प्रबंध क्या है? प्रबंध एक सामूहिक प्रक्रिया है। ठीक है, आगे आपका सभी स्तरों पर, जैसे प्रबंध के जो कार्य हैं सभी स्तरों पर किए जाते हैं, जैसे उच्च प्रबंध स्तर पर प्रबंध के जो संचालक मंडल हैं, ठीक है, महाप्रबंधक हैं, के द्वारा प्रबंध की योजनाएं हैं या नीतियां हैं निर्धारित की जाती हैं। ठीक है, इसके बाद आपका मध्यम स्तर का प्रबंध है। मध्यम स्तर के प्रबंध के अंतर्गत आपके विपणन प्रबंधक है हो गए, ठीक है, ये मानव संसाधन प्रबंधक हैं, वित्त प्रबंधक हैं, ठीक है, विपणन प्रबंधक है, उत्पादन प्रबंधक है। इनके द्वारा
उन नीतियों को क्रियान्वित किया जाता है। ठीक है। इसके बाद आपके निम्न स्तर के प्रबंध वर्ग में पर्यवेक्षक है, ठीक है, कार्यालय कर्मी, लिपिक वर्ग है या कार्यालय कर्मचारी आप कह सकते हैं। ठीक। और इसके बाद आपके कार्मिक आते हैं। ठीक है। तो प्रबंध सभी स्तरों पर लागू है। ठीक है। या सभी स्तरों पर प्रबंध की कार्यवाही की जाती है, या आप कह लीजिए महाप्रबंधक द्वारा, उच्च प्रबंधक द्वारा मध्यम प्रबंध वर्ग को निर्देशित किया जाता है, मध्यम प्रबंधक वर्ग द्वारा आपके जो निम्न प्रबंधक हैं उनके कार्यों को नियोजित किया जाता है, संगठित किया जाता है, निर्देशित किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है। ठीक है। और जो निम्न प्रबंधक है कार्मिकों के कार्य को, या जो कर्मचारी हैं मानव संसाधन है, उनके कार्यों को वह नियंत्रित करने का कार्य करता है। तो हम कह सकते हैं प्रबंध सभी स्तरों पर लागू होता है। ठीक है। इसके बाद है आपका जन्मजात प्रतिभा, या प्रबंध के अंतर्गत एक बहस है कि प्रबंध को हम जन्मजात प्रतिभा माने या प्रबंध को हम अर्जित प्रतिभा माने। शुरू में प्रबंध को जन्मजात प्रतिभा माना गया कि प्रबंधक वर्ग बनाए नहीं जाते बल्कि पैदा होते हैं। जन्मजात प्रतिभा के अंतर्गत यह धारणा है कि प्रबंधक बनाए नहीं जाते बल्कि पैदा होते हैं। जैसे आप गांधी जी का नाम सुने हैं, ठीक है, इसके अलावा आपके ये धीरू भाई अंबानी हो गए, इसके अलावा अन्य जिन्होंने प्रबंध शास्त्र का अध्ययन नहीं किया, ठीक है, लेकिन वह आगे चलकर उन्होंने देश का प्रबंध किया, समाज का प्रबंध किया, ठीक है, या आपने संगठन का प्रबंध किया। तो इस आधार पर कह सकते हैं प्रबंध एक जन्मजात प्रतिभा है। लेकिन आज के युग में हम प्रबंध के ज्ञान को देश विदेश की शिक्षण संस्थाओं द्वारा प्राप्त करते हैं, ठीक है, और लोग प्रबंधक का कार्य करते हैं या प्रबंध का कार्य देखते हैं, उनमें सफलता अर्जित करते हैं। तो इस दृष्टि से कह सकते हैं कि प्रबंध एक अर्जित प्रतिभा है, या प्रबंध के ज्ञान को स्कूल कॉलेजों में अध्ययन द्वारा, अनुभव द्वारा अर्जित किया जाता है। ठीक है। तो प्रबंध जन्मजात प्रतिभा के साथ साथ अर्जित प्रतिभा भी है। अगला है आपका एक प्रणाली है। जैसे इससे पहले हमने चर्चा किया प्रबंध एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया में क्या होता है कि कार्य तब तक चलता रहता है जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। तो जैसे कि एक संगठन है, संगठन कई विभागों से मिलकर बना हुआ है और सभी विभाग स्तर पर कार्य किए जाते हैं, कार्य को समन्वित किया जाता है, या सभी विभागों के कार्यों को प्रबंधकों द्वारा देखा जाता है, उनको नियोजित किया जाता है, संगठित किया जाता है, निर्देशित किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है, विप्रेरित किया जाता है। ठीक है। तो देखा जाए तो जो एक व्यक्ति कार्य कर रहा है या एक विभाग कार्य कर रहा है, वह भी संगठन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्य कर रहा है, संस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्य कर रहा है, जो पूर्व निर्धारित संस्था के लक्ष्य है उसकी दृष्टि से वह कार्य कर रहा है। ठीक है। इसी तरह से अगर हम सभी विभागों को मिला दें, जैसे उत्पादन विभाग है, विपणन विभाग है, मानव संसाधन विभाग है, ठीक है, इसके अलावा वित्त विभाग है, ये सभी संस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। ठीक है। तो जहां सामूहिक रूप से एक लक्ष्य के प्रति कार्य किया जा रहा है या एक लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है, तो वहां हम कह सकते हैं कि संगठन या प्रबंध एक प्रणाली के रूप में है। ठीक है। ठीक है। आगे देखिए, सामाजिक या जो संस्था का एक व्यक्ति है, ठीक है, वो संस्था का अंग है और इन सभी व्यक्तियों के द्वारा एक लक्ष्य के प्रति कार्य किया जा रहा है। तो इन सभी जो संस्था के जो सभी व्यक्ति हैं, सभी विभाग हैं, ठीक है, प्रबंध द्वारा इन सभी विभागों को समन्वित किया जा रहा है। तो इन सभी विभागों को और प्रबंध वर्ग को एक प्रणाली के रूप में देखा जाता है। ठीक है। आगे देखिए, सामाजिक उत्तरदायित्व। आज
प्रबंध के सामाजिक उत्तरदायित्व की जो अवधारणा है वो बलवती होती जा रही है या तूल पकड़ रही है कि जो भी संगठन है, ठीक है, या प्रबंध है, वह समाज में रहकर समाज के व्यक्तियों के मध्य किया जा रहा है और वह जो समाज के अंग हैं जैसे पूर्तिकर्ता है, उत्पादक वर्ग है, ठीक है, सरकार है, उपभोक्ता है, ये सभी किसी न किसी रूप में प्रबंध से या संगठन से प्रभावित हो रहे हैं। तो संगठन का या प्रबंध का की भी उनके प्रति जिम्मेदारी बनती है कि वह जो जिनका प्रबंध में हित है या संगठन में हित है उनके हित को ध्यान में रखकर कार्य किया जाए, ठीक है। जैसे सरकार के प्रति है कि प्रबंध द्वारा जो सरकार के कर आदि हैं, ठीक है, इनकम टैक्स हैं, बिक्री कर है, जीएसटी है, उनको समयानुसार पूरा किया जाए, ठीक है। उपभोक्ताओं के प्रति कि उनको अच्छे सामान मिले जिसकी लागत भी कम हो और उसकी जो उपयोगिता हो अन्य की तुलना में या अन्य उत्पाद की तुलना में अधिक हो, ठीक है। पूर्तिकर्ताओं को भी उनके सामान का उचित मूल्य मिले, ठीक है। साथ साथ व्यवसायियों द्वारा, ठीक है, या बड़े बड़े व्यवसायियों द्वारा जनता के लिए हॉस्पिटल है, स्कूल, कॉलेज वगैरह भी खोले जा रहे हैं। तो ये सब जो धारणा है सामाजिक उत्तरदायित्व की धारणा की ओर या ये जो विचार है प्रबंध के सामाजिक उत्तरदायित्व की अवधारणा से ही आते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, एक पेशा, जैसे पेशा के लिए एक संगठित विषय होना चाहिए, संगठित शास्त्र होना चाहिए क्रमबद्ध रूप में जिसका अध्ययन किया जाए, ठीक है। साथ साथ पेशा में निजी स्वार्थ की अपेक्षा सेवा भाव की ओर ध्यान देना चाहिए या सेवा भाव उसमें निहित होता है, ठीक है। साथ साथ आपको योग्यता प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, ठीक है। तो देखा जाए प्रबंध में भी पेशे की कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं, जैसे कि जो प्रबंध है, प्रबंध एक संगठित सिद्धांत के रूप में है, ठीक है। तो इस दृष्टि से देखा जाए प्रबंध पेशा है। अनुभव द्वारा, अभ्यास द्वारा, शिक्षण द्वारा या शिक्षण, अनुभव, अभ्यास की आवश्यकता है प्रबंध के लिए, तो इस दृष्टि से भी पेशा है, ठीक है। लेकिन प्रबंध को हम पूर्ण रूप से पेशा नहीं कर सकते क्योंकि इसके लिए अभी कानून द्वारा कोई जो इसके निर्धारित योग्यता है का निर्धारण नहीं किया गया है, ठीक है। आगे देखिए, विज्ञान एवं कला, जैसे विज्ञान किसी विषय का क्रमबद्ध अध्ययन है, ठीक है, या किसी विषय के क्रमबद्ध ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। तो प्रबंध के भी प्रबंध एक क्रमबद्ध ज्ञान है, इसका हम क्रमबद्ध रूप में अध्ययन करते हैं, ठीक है। प्रबंध के अपने सिद्धांत है, निश्चित नियम है जिसको व्यवहार में प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा इसमें कारण प्रभाव संबंध पाया जाता है, ठीक है। तो इस दृष्टि से देखा जाए प्रबंध एक विज्ञान है, ठीक है। और प्रबंध का जो कला पक्ष है इसकी व्यवहारिकता पर बल देता है या किसी कार्य को सर्वोत्तम ढंग से करना कला कहलाता है। इसके लिए अभ्यास है, दक्षता है, कुशलता है की आवश्यकता है, ज्ञान है, अनुभव है की आवश्यकता है, ठीक है। तो जो प्रबंध का सैद्धांतिक पक्ष है इसके विज्ञान होने पर जोर देता है और जो प्रबंध का व्यवहारिक पक्ष है इसके कला होने पर जोर देता है। तो इस दृष्टि से देखा जाए प्रबंध कला एवं विज्ञान दोनों है, ठीक है।
आगे प्रबंध की विषय सामग्री के अंतर्गत किसी संस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, ठीक है, व्यक्तियों के क्रियाओं को सामूहिक रूप से संस्था की जो नीतियां हैं, नियम हैं, क्रियाविधियां हैं के साथ साथ नियोजित, संगठित, निर्देशित, समन्वित, अभिप्रेरित और नियंत्रित करके पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, या प्रबंध की विषय सामग्री के अंतर्गत या प्रबंध के कार्य के अंतर्गत हम नियोजन है, संगठन है, निर्देशन, समन्वय, अभिप्रेरण, नियंत्रण, इसकी आदि तकनीकों का, विधियों का या सिद्धांतों का हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, आगे प्रबंध की सीमाओं पर चर्चा करें तो देशकाल एवं परिस्थितियों के अनुसार, कहने का मतलब जो प्रबंध के जो सिद्धांत हैं वो सभी परिस्थितियों में समान रूप से लागू नहीं होते हैं। ठीक है, यह देशकाल एवं परिस्थितियों के अनुसार इसमें परिवर्तन होता है। जैसे कि जो प्रबंध का एक सिद्धांत है एक देश के लिए अनुकूल हो सकता है, वही दूसरे देश के लिए वह प्रतिकूल भी हो सकता है। ठीक है, आगे आपका सिद्धांतों की गतिशील प्रकृति, जैसे जो प्रबंध है अभी एक ज्ञान के क्षेत्र के रूप में अभी उभर कर सामने आ रहा है। ठीक है, और जो इसके सिद्धांत हैं वो भी परिवर्तित हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि जो प्रबंध के जो सिद्धांत बना दिए गए वही रहेंगे, इनमें देश काल परिस्थितियों के अनुसार, ठीक है, या पर्यावरण के अनुसार, वातावरण के अनुसार इसमें समय समय पर परिवर्तित होता रहता है। जैसे कि पहले हम प्रबंध को हम व्यक्तियों से कार्य कराने के रूप में वर्णित करते थे, या प्रबंध व्यक्तियों से कार्य कराना है, लेकिन जो नकारात्मक प्रबंध की अवधारणा है यह धीरे धीरे समाप्त हुई। ठीक है, और सकारात्मक प्रबंध की ओर लोगों का जोर जाने लगा कि जो भी कार्मिक है, जो संगठन के कार्य को करने के लिए तत्पर है या संगठन के कार्य को कर रहे हैं, वो मानव है। ठीक है, तो मानव की अपनी आवश्यकताएं हैं, तो मानव को डराकर, धमकाकर कार्य नहीं लिया जा सकता, तो उसको अभिप्रेरित करके, ठीक है, करके कार्य लिया जाए तो बेटर है। तो इसी तरह से प्रबंध के जो अन्य सिद्धांत हैं उनमें परिवर्तन समय के साथ साथ होते रहे हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि सिद्धांत, प्रबंध के जो सिद्धांत हैं उनकी प्रकृति कैसी है, गतिशील प्रकृति है। आगे है मानवीय व्यवहार से संबंधित, जैसे हमने बताया कि संगठन के अंतर्गत मानव के कार्यों का प्रबंध करना है। ठीक है, यह मानवीय व्यवहार से संबंधित है, और जो मानवीय व्यवहार है वह प्रतिपल बदलता रहता है। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण दूं, जैसे कि प्रबंध के अंतर्गत या संगठन के अंतर्गत आपके डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन, कहने का मतलब विशिष्टीकरण और कार्य विभाजन का सिद्धांत है। तो इसके अनुसार है कि कार्य ऐसे व्यक्तियों को दिया जाए जो उस कार्य में दक्ष हो, उसमें उनको विशेष योग्यता प्राप्त हो। लेकिन जो मानव का व्यवहार है, एक ही कार्य को करने से वह ऊबने लगता है, जिससे उसके कार्य में या उसकी उत्पादकता में कमी आने लगती है। ठीक है, तो प्रबंध क्या है, मानवीय व्यवहार से संबंधित है। आगे आपका सुदृढ़ स्थिर मापदंडों का अभाव, प्रबंध के अंतर्गत जो सुदृढ़ स्थिर मापदंडों का अभाव पाया जाता है। जैसे कि हमने बताया कि प्रबंध की जो प्रकृति है गतिशील है, उसमें समय के साथ साथ परिवर्तन होते रहे हैं। ठीक है, कि पहले था कि व्यक्तियों को डरा कर, धमका कर काम लिया जाए, लेकिन अब प्रबंध की नई अवधारणा बलवती हो रही है कि जो भी संगठन के कार्मिक हैं क्या है, मानव है, तो मानव को डरा धमका कर नहीं बल्कि उनको अभिप्रेरित करके उनसे और अच्छे तरीके से काम लिया जा सकता है। ठीक है, आगे है नौकरशाही को प्रोत्साहन। तो प्रबंध के अंतर्गत दूसरे व्यक्तियों से काम कराने पर जोर दिया जाता है, तो जिससे नौकरशाही है, लाल-फिताशाही है आदि की भावना को बल मिलता है। तो ये भी प्रबंध की सीमाओं के अंतर्गत हम
इसको रखते हैं। ठीक है, आगे कर्मचारियों के कार्यभार में वृद्धि। प्रबंध से कर्मचारियों के कार्यभार में अनावश्यक वृद्धि हो जाती है, वृद्धि होती है। कहने का मतलब जो संस्था के प्रबंधक है वह निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अनावश्यक रूप से कभी कभी कर्मचारियों पर कार्य का भार डाल देते हैं, जिनको कार्य के अनुपात में उनके पास समय कम होता है कार्मिकों के पास, तो हम कह सकते हैं प्रबंध के द्वारा कार्मिकों के कार्य में अनावश्यक वृद्धि कर दी जाती है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।